चलिए बच्चों, तो बताइएगा कहाँ तक बातचीत हो गई आप लोगों से। मेरा कहना है कि जेआईजीएल शुरू हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बातचीत शुरू हुई थी। करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? बोलो, पक्की बात। क्या कह दिया था मैंने यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और अगर ये कोई फंडामेंटल राइट्स आपके किसी भी रूप से अगर अफेक्ट होते हैं, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट यदि किसी भी रूप से अफेक्ट होता है, तो आप ध्यान रखिएगा स्टेट के अगेंस्ट हमेशा जा सकते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के ही नहीं बल्कि अन्य के अगेंस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अन्य कौन है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 2 का। अंकित, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जहाँ पर न सिर्फ स्टेट को बोला गया था कि आप इनकी एक्सेस से डिनाई नहीं करेंगे, बल्कि ध्यान रखिएगा अन्य लोगों को भी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिटीज़न को किसी भी वेल, किसी भी टैंक, किसी भी बाथिंग घाट, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी शॉप, किसी भी होटल, किसी भी रिसोर्ट जो पब्लिक इंटरटेनमेंट का है उसको एक्सेस करने से रोकेगा नहीं। बोलो हाँ या? ठीक है। तो these fundamental rights are not only available against the citizens, against the state, but also certain basically available against the citizens as well, against the other persons as well. दूसरा मैंने कहा था कि जो लॉ फ्रेम नहीं कर सकते हैं, ये बात कहाँ लिखी गई है? तो आयुष निगम, मुझे मेरा कहना है बेटा कि ये बात साफ साफ लिखी हुई है आपके आर्टिकल नंबर 13 में, that the no law which already has been in existence prior to the commencement of, बोलो, जो भी लॉ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्टेंस में था, जो भी लॉ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्टेंस में था, ध्यान रखिएगा। मेरा कहना है कि वो उसका जितना भी हिस्सा कंपनीज, मतलब यूँ कहूँ मुझे, जितना भी हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वह क्या कर दिया जाएगा? सेपरेट कर दिया जाएगा। इवन जब फ्यूचर लॉज की बातचीत की जाती है, तो मैंने आपको ये भी कहा कि फ्यूचर में ऐसा कोई लॉ आप नहीं बना सकते जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अगर बनाया तो टू द एक्सटेंट वो जितना होगा उसे सेपरेट कर दिया जाएगा। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की बातचीत की, विच वॉज बेसिकली द लॉ विच वर बेसिकली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे जिसे सेपरेट कर दिया गया था, दे आर केप्ट एज डॉर्मेंट और मोरिबंड। ठीक है, सोए हुए रहते हैं। ठीक है, दे आर नॉट डेड अल्टोगेदर, बिकॉज इफ देर इज अमेंडमेंट आफ्टरवर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे बेसिकली रिवाइव अगेन, वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं। हाँ या ना? ठीक है, दे गेट रिवाइव्ड अगेन। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर की बातचीत की थी, तो मैंने ये भी कह दिया था कि नो फंडामेंटल राइट बेसिकली कैन बी वेव्ड, बेसिकली दे आर इन यूर प्रोटेक्शन, तो किसी भी रूप में वो वेव्ड नहीं होंगे। एंड देर वॉज अ केस लॉ बशिशरनाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। देर आफ्टर अनादर वन मोर थिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू विद वॉज बेसिकली सिंगल पर्सन लॉ, विच वॉज बेसिकली रिलेटेड टू दी आर्टिकल 14। ठीक है, ऑल्दो दैट वाज गिवन अलॉन्ग विथ सच डॉक्ट्राइंस, पर मैंने उसको सिंगल पर्सन लॉ को आपको बाद में आर्टिकल 14 के साथ दुर्गा सिखाया था, मुझे जहाँ तक ध्यान है बेटा। करेक्ट हूँ क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद जहाँ मैं बातचीत करने लगा, तो ये तो हो गया आपका कौन सा आर्टिकल नंबर 13, 12 हो गया, 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, 15 नो मतलब प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। और वहीं मेरी बातचीत हुई कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट अपूर्वा, सही कह रहा हूँ मैं बेटा? फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े, तो मैंने कह दिया था आर्टिकल नंबर 17 दैट वाज इन रिलेशन विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड देयर वाज अनदर आर्टिकल दैट वाज बेसिकली आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल, दैट द स्टेट को सबसे पहले बातचीत की गई थी कि स्टेट किसी भी तरीके से कोई भी टाइटल नहीं दे पाएगा एक्सेप्ट एकेडमिक, एंड मैंने आपको कह दिया था कौन सा बच्चों? मिलिट्री वाला।
दूसरा आपको ये एक और समझाया गया था, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये सिखाया गया था कि कोई भी इंडियन सिटीजन भी फॉरेन से किसी भी रूप से क्या नहीं ले सकता, बोलिए, स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता। तीसरा, कोई सिटीजन नहीं भी है इंडिया का लेकिन ही हैज़ बीन वर्किंग बेसिकली इन एनी ऑफिस और ट्रस्ट ऑफ स्टेट, तो वह प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। कोई भी पर्सन हो जो ऑफिस या ट्रस्ट में काम करता है लेकिन बेसिकली वो अगर फॉरेन स्टेट से किसी प्रकार का इमोल्यूमेंट गिफ्ट वगैरह कुछ ले रहा है तो नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं ले लेता। और मैंने यही आपको चीज़ सिखाई थी कि इस फोर्थ पॉइंट में आपको FCRA पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। सकीना, क्या मैं सही हूँ? अमतुल्ला बोहरा, एम आई राइट? बोलो। अंकित शास्त्री, आयुष मिश्रा, क्या मैं सही हूं? अरे ओ आयुष, सुन रहा है ना मेरे भाई? चलिए, कल मैंने आपको क्या सिखा दिया था? आर्टिकल 19 पर बातचीत शुरू हो गई थी, ठीक है? राइट्स किससे संबंधित हैं? अब जो बात कर रहे हैं वो फ्रीडम से संबंधित हैं। राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम, राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम से संबंधित थे। और मैंने लक्षिता इसमें साफ बात बोल दी थी कि इसका मार्जिनल नोट क्या यूज़ करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, करेक्ट। और मैंने आपको, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, 2 मिनट, हाँ बेटा, मेरी गलती हो गई, करेक्ट। राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19, हाँ या ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटसेट्रा। तो मैंने कह दिया था कि इट इज़ नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली अबाउट, बोलो, यह सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना है कि किससे डील नहीं करेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही डील नहीं करेगा। इसके अलावा मेरा कहना है कि ये और कौन कौन से मामलों से डील करने वाला है, बोलो बच्चों, और कौन कौन से मामलों से ये डील करने वाला है? तो मैंने बताया था कि सेकंड पॉइंट 1B, बताओ, टू असेंबल विदाउट आर्म्स, 1C, to form association, union, cooperative societies, 1D, to move out throughout the territory of India, 1E, to reside or settle in any part of India, E, exist नहीं करता कि करता है? मैंने कुछ छोड़ दिया? सीधे F की बातचीत की होगी, नहीं G की बातचीत की होगी। E तो हो गया, F नहीं है, G मैंने आपको कहा था कि क्या करना है, बोलो बच्चों। ये तो हो गया पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए। बी, असेंबल, लिखा दिया ये कल। सी, फॉर्म एसोसिएशन। डी, मूव। ई, reside and settle। F, omitted। G, to do business। क्या हाँ या ना बच्चों, बताइए, हाँ या ना? पक्का? अब मैंने क्या कहा था कि सिटीजन को ही ये राइट हैं और ये अब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये भी बातचीत हुई है। इसका मतलब इसके साथ मुझे 19 क्लॉज 2, इसके साथ 19 क्लॉज 3, इसके साथ 19 क्लॉज 4, इसके साथ 19 क्लॉज 5 और इसके साथ 19 क्लॉज 6 पढ़ना पड़ेगा। ये कहानी भी मैंने आप लोगों को बता दी थी।
बोलिए, बोलो बच्चों, हाँ या ना? करेक्ट क्या? चलिए, अब अपन बातचीत कर रहे हैं इसी पर, फ्रीडम पे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। करेक्ट, बोलो। बढ़ सकते हैं अब आगे। अब इसी पर 1A 1B 1C 1D 1E फिर 1G पर लाइन बाय लाइन अपन क्या बात करेंगे आयुष? अब बातें करेंगे लाइन बाय लाइन, अब बातें करेंगे। करेक्ट है क्या? बोलो रे, जाग रहे हो? वेरी गुड। चलिए, क्या कहा? अब ध्यान से समझिएगा। राइट टू स्पीक includes right not to speak। करेक्ट, ध्यान रखिएगा। हर सिटीजन के पास अगर बोलने का अधिकार है तो उसके पास ना बोलने का भी अधिकार है। इवन टू एक्सप्रेस बाय साइंस, वह बच्चों किसके माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकता है? मेरा कहना है कि निशान के माध्यम से भी। करेक्ट, बोलो। इवन प्रेस राइट्स also included under it। अब आप जानते हो ना, प्रेस में प्रेस का कार्ड होता है तो रोकते ही नहीं है अपने को किसी भी। बोलो बच्चों, टोल बैरियर पर। क्यों साहब? क्योंकि हमें फ्रीडम है, हम टोल के बारे में कुछ लिख देंगे तो टोल वाले डरते हैं। प्रेस वालों को कहीं भी जाने दिया जाता है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अधिकार कोई यदि आपके पास है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा कि आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी मामले में बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इवन प्रेस जो अपने अधिकार लेती है वो भी, ध्यान रखिएगा, यहीं से डेराइव करती है। बट बट such powers are not absolute। That means state has power to impose reasonable restriction। कौन सा अधिकार है? समझिएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। स्टेट के पास यह अधिकार है कि वह इस पर रीजनेबली रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, रीजनेबली होना चाहिए, अब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीजनेबली आप इस अधिकार पर रोक लगा सकते हो। अब वो रीजनेबल ग्राउंड कौन कौन से होंगे अपन बात करते हैं, ठीक है? वेदर बाय एग्जिस्टिंग लॉ और बाय फ्यूचर लॉ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई।
चाहे यह रिस्ट्रिक्शन आप एग्जिस्टिंग लॉ से लगाएंगे चाहे फ्यूचर लॉ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ऐसे एग्जिस्टिंग लॉ जो प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, अगर उनके कारण कोई रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग रही है तो चलेगा। अगर फ्यूचर में कोई लॉ बनाया जिसके कारण इनके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लग रही है तो भी चलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। करेक्ट, बट ओनली ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। इसका मतलब दो चीज़ें मुझे अंकित सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, निशु गर्ग, मुझे दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये है कि मुझे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार है। कौन सा? रीजनेबल। और दूसरा सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पे। इसका मतलब मैं दो चीजें कंडीशन को फॉलो करके ही आयुष निगम, मेरा कहना है अमतुल्ला, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक सकता हूं, उसके अलावा नहीं। बात समझ में आई? अदरवाइज ध्यान रखिएगा, अगर इन दो चीजों को सेटिस्फाई नहीं करके मैंने कोई काम किया है तो आप मेरे खिलाफ कहां जा सकते हैं? बोलो, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, जो कि आपको मैं सिखाऊंगा रेट पिटीशन में, जो आप लोगों ने पढ़ी है आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में। बोलो, एक है पावर स्टेट का, मतलब एक है पावर हाई कोर्ट का और एक पावर है सुप्रीम कोर्ट का। बोलो हाँ अपूर्वा, क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? गौरव मिश्रा, क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बोलो बच्चों। देखो, जवाब ही नहीं दे रही है। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ? पढ़ाया था ना गौरव ये? गौरव, ठीक है। अब बताइए कौन कौन से ग्राउंड थे, कौन बताएगा? चलो रिया, रिया जैन, आप बताएं, या रिया धूत बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। सलोनी राठौड़ भी बता सकती है। ऑन व्हाट ग्राउंड? नेहा धाकड़ मौजूद है? बताइए नेहा। सर अब हमको थोड़ी याद है क्या क्या, ये तो आप तो कुछ भी कह रहे हो। कोई याद रख के बैठते हैं क्या? और याद होते तो आपकी क्लास में थोड़ी होते हैं। आयुषी, ये याद होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट लॉ, यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन आर्बिट्रली। है ना? आपकी 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 बातों में लॉ झलकना चाहिए। बिल्कुल अंकित, वन बाय वन लिखते हैं अपन। पहला, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता और एकता। दूसरा, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तीसरा, आपको वैसे कोई शब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला जा सकता जो विदेशी विदेशों से हमारे जो है संबंध को खराब करे। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हमारी सुरक्षा। मॉरलिटी और डिसेंसी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते आप। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। सब पढ़ पढ़ के बोल रहे हो अब तो, बोलो हाँ या ना? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ध्यान रखिएगा डिफेमेशन। बात समझ में आई क्या? हाँ, ये तो इसने, अंकित तूने तो देख के ही बताया लाला, बोल हाँ। अंकित, देख के ही बताया ना तूने? नहीं सर, मेरे को तो याद थे।
ठीक है, तो इन्हीं ग्राउंड पर और इन ग्राउंड पर भी कब बच्चों रीजनेबल कंडीशंस डालकर आपके द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी आपके फ्रीडम के। अच्छा, लॉ स्टूडेंट हैं। विच कॉलेज डू यू बिलोंग टू अंकित? लास्ट के 3 वापस रिपीट कर दिए। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जिससे ऑफेंस को बढ़ावा मिलेगा, सामने वाला किसी की हत्या कर सकता है। ठीक है, मतलब मैंने उसे इस तरह से उकसाया कि सामने वाला किसी की हत्या कर सकता है। बोलो। ठीक है, 2 मिनट तुम देखना बच्चों, मैं ये बैटरी चेंज कर देता हूँ कैमरा की। ठीक है, 2 मिनट लिखिएगा आप। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेकेंड लास्ट इज बच्चों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आवाज आ रही है मेरी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसका मतलब कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसमें कोर्ट के बारे में आप क्या कर रहे हो बच्चों, उसके आदेश को न मानने की बातचीत कर रहे हो। ठीक है, और मेरा क्या कहना है, तीसरा आखिरी मतलब जो है दैट इज बच्चों डिफेमेशन। किसी के बारे में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, बुराई जब की जा रही है। ठीक है, तो आप किसी के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, दैट इज डिफेमेशन। ठीक है, तो प्रियांशु मेरा क्या कहना है मेरे भाई, कि जो आपका राइट है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज नॉट, आई शुड से दैट, बोलो क्या है, एब्सोल्यूट। इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच कैन बी इम्पोज ईदर बाय वे ऑफ फ्यूचर लॉज, और हो सकता है कि एग्जिस्टिंग लॉ में इस तरह से कोई प्रावधान हो, और ऐसे अगर कोई प्रावधान है तो चलेगा। डिसेंसी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, मतलब आप ध्यान रखिएगा, मॉरलिटी और डिसेंसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। मतलब कोई बुरे शब्दों का प्रयोग, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर सकते। न्यूज़पेपर में आपने के लिए कुछ कह दिया तो है ना, मतलब आप है ना, मतलब जो गंदे वर्ड्स होते हैं, जो गालियों में होते हैं, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर सकते रिया। ठीक है, जो नैतिक हो, जो सही हो, वही शब्दों का प्रयोग कर। ठीक है, कुछ भी आप नहीं कह सकते, आप लिख नहीं सकते गलत, आप बोल नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, दिस इज ऑल अप टू द स्टेट। तो आपका बोलने का अधिकार नो डाउट बच्चों बेसिकली सर्वोपरि है, पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शन है। एक और बात खास बच्चों ध्यान से सुनना, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए ही राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया था बच्चों। क्या लाया गया था? राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया है, आरटीआई। ठीक है, क्योंकि आप तभी बोल पाओगे ना, आयुष निगम,
जब आपको जानकारी होगी किसी के बारे में, बुरा या भला आप तभी बोल सकते हो ना जब आपको खुशी शाह उसका अनुभव हो, मुस्कान उसकी जानकारी हो, शिवानी अपने को उसके बारे में पता हो, तो ही तो अपन उस पर कमेंट देंगे। जब अपने पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम दुर्गा उस पर कैसे कोई कमेंट दे पाएंगे? ठीक है, तो चूंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो बोलने का अधिकार है, तो बोलोगे तभी ना जब इंफॉर्मेशन दोगे। तो इसीलिए स्टेट के अगेंस्ट हम चूंकि बोल सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है स्टेट के अगेंस्ट बोलने की, तो स्टेट के अगेंस्ट तभी बोल पाएंगे जब स्टेट ने हमें हर बात की जानकारी दी होगी। तो इसी बात को प्रमोट करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लॉन्च किया गया है बच्चों, जो आपके सिलेबस में है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे तुम शॉर्ट में कहते हो RTI, जिसे आप लोग कहते हैं RTI। बात समझ में आई क्या? दुर्गा केशरी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, वेदर एडवर्टीजमेंट्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस फ्रीडम? क्या एडवर्टीजमेंट भी इस फ्रीडम में कवर होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें 2 केस लॉ हैं, ठीक है? इन द केस ऑफ हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, it was held that advertisement is not included in this freedom, जबकि in the case of Tata Press Limited versus MTNL, it was decided that advertisement is also allowed under this freedom। ठीक है, तो आपको कौन सा शामिल करना है बच्चों? ध्यान रखिएगा, आपको ये वाले बताना है कि वैसे तो हमदर्द दवाखाना में कह दिया था कि शामिल नहीं है, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत एडवर्टीजमेंट शामिल नहीं है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? बिजनेस से संबंधित है। लेकिन बाद में टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL के केस में कहा गया था कि नहीं, एडवर्टीजमेंट का भी आपको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बारे में एडवर्टीजमेंट भी छपवा सकते हैं, यही आपको फ्रीडम है। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। तो फिर से पहली बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉट ओनली इंक्लूड्स राइट टू स्पीक बट ऑल्सो राइट नॉट टू स्पीक, पहली बात। दूसरा मेरा कहना है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इवन टू स्पीक, यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस यूर व्यूज़ बाय वे ऑफ साइंस। ठीक है, आप निशानों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इवन उनका कहना है कि प्रेस जो होती है, प्रेस मतलब बच्चों जो न्यूज़पेपर की प्रेस होती हैं, वो भी इसी के अंतर्गत अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए पब्लिश करती है चीज़ों को, उसको भी फ्रीडम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा कहना है कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड ऑन सर्टन ग्राउंड। पर ध्यान रखिएगा ये रिस्ट्रिक्शंस रिजनेबली होनी चाहिए, और मेरा कहना है कि
क्या होना चाहिए, इन्हीं ग्राउंड पर होना चाहिए। और ये ग्राउंड मैंने आपको बताए हैं बच्चों, बोलो। पहला कि आप देश की सुरक्षा के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उनका कहना है कि आप देश की अखंडता, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अन्य देशों से उसके रिलेशन के लिए, मॉरलिटी के लिए, डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए कि कोई कुछ भी ना बोले, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि बच्चों नहीं तो आप जानते हैं दंगे फसाद हो सकते हैं, किसी ने, किसी हिंदू ने मुस्लिम के बारे में कुछ बोल दिया, मुस्लिम ने हिंदू के बारे में बोल दिया, तो इट कुड बेसिकली रेज इश्यूज। ठीक है, बोलो बच्चों हाँ या ना। और मैंने उसके बाद आपको ये कहा कि जिससे डिफेमेशन हो वो रोक सकते हैं, जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो वो रोक सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या कहा है कि 2 मिनट आता हूँ प्रियांशु, हाँ, उसके बाद मैंने आपको कहा कि ऑफेंस को जो रोके वो आप काम करेंगे। ठीक है, बताइए हाँ या ना। फिर मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ये तो ठीक है, पर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि क्या एडवर्टीजमेंट भी इंक्लूडेड है किसमें, इस फ्रीडम में। तो वैसे तो हमदर्द दवा खाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कह दिया था कि नहीं, ठीक है, बल्कि जबकि वहीं मैंने क्या कहा, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल में इट वाज डिसाइडेड दैट एडवर्टीजमेंट इज अलाउड अंडर दिस फ्रीडम अंडर दिस फ्रीडम। बोलो बच्चों हाँ या ना। इसके अलावा एक और केस आप लोगों ने बच्चों जब आप छोटे थे तब पढ़ा होगा, नवीन जिंदल का, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बोलिए हाँ या ना। क्या कहता है दुर्गा, ये नवीन जिंदल का केस बेटा, अमीषा खंडेलवाल। दैट citizen has a right to fly Indian flag to show his loyalty toward the country। ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए आप भारत देश का झंडा लहरा सकते हैं। आपने दुर्गा, क्या अधिकार है बेटा ये कि आप अपने देश के प्रति अपनी एलिजियंस का मतलब होता है लॉयल्टी को दर्शाने के लिए आज यहाँ खड़े खड़े भारत का झंडा लहरा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट आईएमपी केस लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला केस कौन सा हो गया आयुष निगम, जो मैंने पढ़ा दिया था। सबसे पहला बेटा मैंने जो बताया था वो था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब के भी पहले हमने 2 केस लॉ पढ़ लिए थे। वो था इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस आर डी शेट्टी का, और सुखदेव वर्सेस भगत राम। फिर अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब 3। फिर 3 डॉक्ट्राइन में 3 केस, एक था ए के गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास, दूसरा था, बोलो बच्चों, स्टेट ऑफ एमपी भिकाजी नारायण ठाकरास, बसेश्वर नाथ सीआईटी सिंगल पर्सन लॉ में चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक क्या, प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो इस तरह से 15-16 केस लॉ तो हो गए बच्चों। हाँ आयुषी, बिल्कुल ये सारे केस लॉज याद करने हैं, बिल्कुल, नहीं तो मैं लिखवा क्यों रहा हूँ। ठीक है
बताओ और बोलो। करेक्ट क्या? बस बच्चों, आज के लिए सभा यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो इकट्ठे कर लो, या तो मंडे को मुझसे पूछ लेना। अपने को ये लिख के आना है बेटा, टाटा प्रेस लिमिटेड वाला, बाद में ये आया था। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा ये वाला लिख के आना है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट इज इंक्लूडेड। करेक्ट। चलिए प्रियांशु, धन्यवाद। शुभ दिन, मजे करो बच्चों, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए।